नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पता है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। और इन 20 प्रश्नों में से आपको आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपका स्कोर क्या है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे मित्र, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है? लार ग्रंथि होती है, थायराइड होती है, यकृत होती है, या हम आमाशय की बात करेंगे? आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यकृत की बात कर रहे हैं। जी, हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन से हैं? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। ये हमारे क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, रिलैक्सिन का, या कभी सत्य ही नहीं है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्त्राव होता है? आपका कमेंट फीडबैक आ चुका है। हम बात कर रहे हैं रिलैक्सिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? रिलैक्सिन की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का जो चैप्टर रहेगा, ज़्यादातर प्रश्न हमने जीव विज्ञान से लिए हैं। जी हाँ, किससे लिया गया दोस्तों? जीव विज्ञान से लिया गया है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो ईवीएस का टॉपिक है वो सभी लोग जानते हैं। साइंस का जो टॉपिक है वो हमारे 5 सब्जेक्टों से आल मिलकर बना हुआ है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यानी मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ, जो हम सोचते हैं, जो हम ऐच्छिक सोचते हैं, जो हमारे माइंड में सोचता है, विचार होता है, ये जो गतियाँ हैं, ठीक है, तो मनुष्य के जो हमारे मस्तिष्क की ये सारी चीज़ें भाग दिए गए हैं। तो किस भाग में होता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सेरिब्रम की बात कर रहे हैं या सेरिबेलम की बात कर रहे हैं? दो ऑप्शन महत्वपूर्ण दिए गए हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम की बात कर रहे हैं। नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शरीर का तापक्रम दोस्तों कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड पर होता है, सेरिबेलम पर होता है, हाइपोथैलेमस पर होता है, या पिट्यूटरी पर होता है? तो जो हमारा और आपका शरीर होता है, इसका जो तापक्रम होता है, ये दोस्तों नियंत्रित कहाँ पर होता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित कहाँ पर होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कमेंट कीजिएगा। हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? आपके हाइपोथैलेमस पर नियंत्रित होता है। सभी प्यारे मित्र, आई थिंक वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाट के द्वारा होता है, कोशिका मुंह के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है, या गुदा द्वार के द्वारा होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिए। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और आज के सेशन में 20 में से आपका स्कोर क्या है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, फीडबैक करना है, अपना अपना ओपिनियन बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम कूटपात की बात कर रहे हैं। अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा होता है? कूटपात के द्वारा होता है। छठवां प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एंजाइम का नाम बताइए जो लार में पाया जाता हो। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, या काइमोरेप्सिन?
ठीक है। और सभी को पता, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता है 8 से 10 सेकंड कम से कम बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन रीड करने में लग जाता है। हो सकता है अगर कोई बड़ा हो तो 10 से लेके हम 20 सेकंड ले लेते हैं, इतना वक्त आपको क्वेश्चन को रीड करने में लगता है, ऑप्शन विथ ऑप्शन क्वेश्चन को रीड करने में। और इसके बाद आपको पता है 20 सेकंड आपको सोचने में लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा हो वही क्वेश्चन आए, तो बहुत ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं सीधे आंसर मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपने पॉजिटिव क्वेश्चन पढ़ा हो लेकिन नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। और इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं, आंसर क्या है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो हम बात करें टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है यह लार में पाया जाता है। 7वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह प्रक्रिया, यानी जब हम, ठीक है, CO2 को छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं, तो दोनों एक साथ जो प्रक्रिया है वह श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, प्रश्वास की प्रक्रिया, यह निश्वसन की प्रक्रिया। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो हम NCERT TVS का क्लास चल रहे हैं, तो लेवल रहता हमारे 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक का रहता है। और ये आपको श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है 8th क्लास से लेकर 10th क्लास में ये आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो NCERT की बुक जरूर रीड करें, अगर आप जब भी आपको टाइम मिले, नहीं मिलता तो ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहें, क्योंकि पूरा ये निचोड़ आपको मिलेगा। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है छोड़ता है, वह श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न जान लेते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, यानी जो ऊर्जा उत्पादन होता है तो कोशिका किसी न किसी का उपयोग करती होगी, तभी तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वह अमीनो अम्ल का उपयोग करती है, ग्लूकोज का करती है, वसा का करती है, या सुक्रोज का करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो सभी पैरामीटर जानते हैं, C6H12O6, अर्थात हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर की बात करेंगे। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऐसी अभिक्रिया दोस्तों बताना है जिसके द्वारा पौधे जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण, सभी कमेंट करेंगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वह हमारा क्या कहलाता है, विसरण की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, विघटन होती है, दहन होती है, परिवर्तन होती है, या संश्लेषण होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका जवाब, आपका आंसर बिल्कुल सर्वमान है। सभी कमेंट करेंगे, हर एक भाई बहन गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति की जब भी बात करते हैं, हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, विघटन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। आप लोग भी अपना कमेंट करें, फीडबैक करते रहें। आइए जान लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। जी हाँ, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें, अच्छे तरीके से स्टडी करें। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है, या प्रोटीन होता है। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आ चुका है। वह क्या है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य जो रूप होता है वह हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं। क्या आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये बहुत बार टीटी एग्जाम में, बहुत बार आपके प्रिपरेशन में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, संभावित प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। भैया सामान्य रक्तचाप पूछा गया, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बताना है, तो भैया ये तो भैया हाई लेवल की बात हो गई, और 90-60 ये लो लेवल की बात हो गई। यानी अगर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यानी जिसे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो वह होता है 120 अधिकतम, और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 13वां प्रश्न आइए स्क्रीन पर है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली बताना है। जी हाँ, मस्तिष्क के कई प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, जो सबसे बाहरी झिल्ली है वह पिया मीटर कहलाती है।
मीटर कहलाती है, ड्यूरामीटर कहलाती है या एरेक्नॉइड कहलाती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? सभी कमेंट करेंगे। कमेंट भी आ चुका है, हम बात कर रहे हैं ड्यूरामीटर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करके फीडबैक करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्या है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जी हाँ, जब हम स्वाद लेते हैं, सुगंध लेते हैं, किसी पुष्प अच्छा हो, खुशबू अच्छी होती है तो कहते हैं खुशबू अच्छी है। जब गंध आती है तो कहते हैं गंध है। यानी जो हमें सूंघने की जो क्षमता होती है उसको नियंत्रित दोस्तों कौन करता है? ऑप्टिकल पाली, थ्रांडेली प्राली, सेरिब्रम करता है या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता होती है वह कौन नियंत्रित कर? दोस्तों आपका कमेंट, आपका आंसर आ चुका है। हम बात कर रहे हैं घ्राणेंद्रिय पाली की बात कर रहे हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली है, यह आपका नियंत्रित करता है। 15वां प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। आपको पता है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस सेशन पर कर रहे हैं। 15वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ पर होता है? सेरिबेलम पर होता है, हाइपोथैलेमस पर होता है, सेरिब्रम पर होता है या स्पाइनल कार्ड पर होता है? जी हाँ, मनुष्य मतलब आप और हमारे जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, सेंटर पूछा गया है कि आपकी जो चतुराई होती, चतुरता होती, आपकी जो बुद्धि है उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र सेरिब्रम कहलाता है। ये सेरिब्रम क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ा हिस्सा है आपके मस्तिष्क का, सोचने वाला हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, और साथ ही यही आपका स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित भी करता है। जब आप चलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं या फुटबॉल को किक मारना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, ये आपका सेरिब्रम ही नियंत्रित करता है। नोट कर लेंगे, सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वह नियंत्रित करता है? जी हाँ, सोमेटोस्टिन के कारण, ठीक है, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण? आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। अगर आपने 10th तक के एनसीईआरटी की बुक साइंस की पढ़ी होगी तो भैया आपका जवाब आ चुका होगा, आपका फीडबैक आ चुका होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता है। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहे, अपने टीटी परिवार को सपोर्ट करते रहें। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन अर्थात हम O2 की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन है एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्तों एंजाइम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है या उपरोक्त सभी आते हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक इंतजार कर रहे हैं। जयसवाल सर इंतजार कर रहे हैं, आपका ये टीटी परिवार इंतजार कर रहा है कि कब आप कमेंट करेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ये सभी आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोषण भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, उत्सर्जन भी आएगा और श्वसन भी आएगा, क्योंकि ये सारे जीव करते हैं और यही जैव प्रक्रम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर छत्ता एक जीव है वह परजीवी के अंतर्गत आएगा, स्वपोषी के अंतर्गत आएगा, मृतजीवी के अंतर्गत आएगा या परासारणी के अंतर्गत आएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक कहता है कि गोबर छत्ता एक मृतजीवी होता है, अर्थात जो मृत जीव होते हैं उनको अपना क्या करता है? भोजन करता है उनका, ठीक है, क्या करता है? आहार करता है, अर्थात गोबर छत्ता एक मृतजीवी के अंतर्गत आता है। और 20वां प्रश्न आज ये जान लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न, संभावित प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 पाया जाता है कितने प्रतिशत में? 78%, 21%, 4% या 0.03%? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की जब भी बात करते हैं, पहले हम सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो हमारा गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन की बात करेंगे, 78%। इसके बाद दूसरे में हमारा क्या आता है? ऑक्सीजन, जो कि 21% की बात करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम CO2 पूछा जा रहा है, तो CO2 क्या हो जाएगा? 0.03% की बात कर रहे हैं। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फीडबैक जरूर कीजिए और ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में, आज के सेशन में से 20 में से दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर वाकई में 15 प्लस है?
क्या आप वाकई में जीनियस है, सुपर जीनियस है? कमेंट करके जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें, अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पे। इस चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।